मेजर जनरल सीपी सिंह। मेजर जनरल सीपी सिंह को दिसंबर 1979 में इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया था। वे एक क्वालिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने का 1000 से अधिक घंटों का अनुभव है। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने सम्मानित कमांड और स्टाफ पोजीशन पर काम किया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर और श्रीलंका सहित विभिन्न ऑपरेशनल एरियाज में सर्व किया है। स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल अफेयर और मिलिट्री हिस्ट्री में उनका गहरा इंटरेस्ट रहा है। अपने आर्मी के करियर के दौरान उन्होंने एमए, एमएससी, एमबीए, एलएलबी और डबल एमफिल, एक डिफेंस मैनेजमेंट में और दूसरी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की क्वालिफिकेशन पूरी की है। जनरल सीपी सिंह को श्रीलंका में हुए ऑपरेशन पवन में वीरता के लिए राष्ट्रपति की ओर से मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया है। उन्हें विभिन्न पोजीशंस पर की गई बेहतरीन सर्विसेज के लिए 4 सेना कमांडर द्वारा कमीशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने केरल और लक्षद्वीप के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी के रूप में भी सर्व किया है और इस दौरान उन्होंने 60,000 से अधिक एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की है। भारतीय सेना में 36 साल की प्रभावी सर्विस देने के बाद वे दिसंबर 2015 में एक्टिव सर्विस से रिटायर हुए। इंडियन आर्मी से अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद वो एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में डीन स्टूडेंट वेलफेयर और कैंपस में शामिल हो गए। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स में सभी ने उनकी वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज और स्टूडेंट्स के साथ फुल इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको सम्मान दिया। उन्होंने 30 महीनों के लिए एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान में सर्व किया। जीवन में कभी रिटायर न होने के हौसले के साथ जनरल ऑफिसर ने 2018 में रिजोल्यूट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली एक कंपनी है। वर्तमान में सीपी सिंह जी इसी कंपनी में सीनियर डायरेक्टर हैं। 3 बार कैंसर का सामना कर चुके और युवा उत्साह से भरे सीपी सिंह एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। वो रोज 6 किलोमीटर पैदल चलने और 12 किलोमीटर साइकिलिंग के साथ गोल्फ और अन्य स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं। उन्होंने भारत और विदेश में कई यात्राएं की हैं। वो किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं और बेहतरीन लेखक हैं। उनके कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आर्मी और नामी सिविल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। एट प्रेजेंट अपने खाली समय में सीपी सिंह जी अपनी विशाल नॉलेज और एक्सपीरियंस को डिफेंस पर्सनल और एक सर्विसमैन के साथ एक सफल पोस्ट रिटायरमेंट करियर को बनाने के लिए शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो युवा स्टूडेंट्स को एक विजन के साथ अपने करियर को चुनने और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से एक सफल लीडर बनने के लिए मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेजर जनरल सीपी सिंह। नमस्ते. So today we have retired Major General CP Singh ji with us. Thank you so much, sir, for being in this session of Have Your Say. And I'm sure all of us will get to know and get to learn so much from you for your valuable experience of serving in the Indian Army for around 36 years. Now you're leading a retired life. As you mentioned in the video, you would never lead a retired life because as soon as you retired, you joined university as a dean, and now you are having your own logistic business. So when you were in army, everybody thinks, this is how retired life should be. सब लोग सोचते हैं कि रिटायर्ड लाइफ ऐसी होगी, सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसा जीवन होगा। तो क्या ये वैसा ही जीवन है आपका जिसका आपने तसव्वुर किया था? क्या ये वही रिटायर्ड लाइफ है? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि आपने रिटायर्ड लाइफ के लिए तैयारी कब शुरू की थी? Thank you, Pranjal, and thank you all of you to have invited me for this session. I feel privileged to be part of your club, and thanks to all of you who are present here who could spare their time and some excellent views which my predecessors have given. They were brilliant, I must say. And as I go along, I will comment on their aspect, which I was asked that we can comment on their point of view also. And as I go along, I'll do that. Let me start by saying, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाय। याद आया आनंद का वो डायलॉग राजेश खन्ना ने जो बोला था, प्रांजल? Yeah, I definitely remember. फिल्म में हमें कभी बहुत बड़ी बातें सिखा जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा जाती हैं। जी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जितनी जिंदगी कितनी लंबी है ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी और मौत 2 ही चीज हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, जन्म और मृत्यु। कब मृत्यु आएगी, 50 साल में आएगी, 60 में आएगी, 80 में आएगी, कुछ पता नहीं।
लेकिन उस जब तक वो मृत्यु नहीं आती है, उस जीवन को हम कैसे बड़ा बनाएं, कैसे इतना अच्छा बनाएं, ऐसे महान बनाएं या ऐसे काम करें कि हमारे इस संसार से चले जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हम जिंदा रहें उनके थॉट्स में, उनके व्यूज में, उनके अपने कामों के द्वारा, अपने लिटरेचर के द्वारा उनके दिलों में जिंदा रहें, तो हमारी जिंदगी बड़ी होती है। और इस जिंदगी को बड़ी करने में जो सेकंड इनिंग्स है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आप अगर देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 1932 में इट वाज 35 years. In 2000 the life expectancy came about 60 years. Today the life expectancy is about 70 years. And people like you and me who are privileged to have a better life and good food and comfort, they live around 80 years. So if you take the this 80 years bracket into 4 parts, पहले 20 साल तो आपने 20-25 साल तो आपने तैयारी करी एक सफल जीवन बिताने की, एक सक्सेसफुल कैरियर बनाने की, है कि नहीं? फिर उसके फ्रूट्स आपने जहां कहीं भी आपने बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, फौजी अफसर बने, कुछ भी बने, फिर आपने अगले 30 साल उस जीवन को जिया, उसमें मेहनत करी, अपने आप को सफल बनाया या नहीं बनाया, जो भी हुआ उसमें आपने स्ट्रगल किया, अपना बेस्ट किया। अभी आप 55-60 के आसपास आ गए, अभी आपके पास 20-25 साल हैं जब आप कहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर चुके हैं, कहीं आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर चुके हैं। तो ये समय है जो आप अपनी जिंदगी को बड़ा करने में, अपने आप को सेटिस्फाई करने में, अपने आप को खुश करने में बिता सकते हैं। एक और फिल्म थी प्रांजल, उसमें एक लड़की होती है, यंग लड़की, वो बदमाशियां करती रहती है, टीनेजर थी, और कभी कोई काम करना, पढ़ना लिखना नहीं, ये करना, उधम करना। तो उसके फादर मेरी तरह एक खड़ूस थे, तो ओल्ड मैन, ही सेज वेरी सीरियसली, बेटा मुझे ये बताओ तुम जीवन में करना क्या चाहती हो? तो शी सेज, पापा मैं बस खुश रहना चाहती। दैट इज व्हाट इट इज। हम एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस, दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ प्रोबेबली। क्या जो अभी भास्कर कह रहे थे एक बैग मिल जाए 30-40 करोड़ का, क्या उसके बाद खुश रह पाएंगे? पता नहीं, आपके साथ भी शेयर करेंगे तो शायद आप भी खुश रह पाओगे, नहीं। बिकॉज ये सेकंड इनिंग्स में जाके ही आदमी को रियलाइज होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप 2 ही रोटी खाते हो। बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट it is all numbers in the bank. Anyway, we'll talk about it later. मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी सेकंड इनिंग्स है, जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, चाहे वो कितनी बड़ी हो, चाहे आप 50 में रिटायर मान लें अपने आप को, चाहे आप 70 में रिटायरमेंट मान लें अपने आप को, ये आपके ऊपर है, हम आएंगे उस बात के ऊपर। वो एक ब्लेसिंग है, मेक इट काउंट, लिव लाइफ किंग साइज, सो दैट व्हेन यू गो यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स विद लाइफ। अभी आपने जी या आप दूसरा सवाल, अभी पार्ट 2 पे आते हैं। सॉरी मैं ज्यादा बोलने लगता हूँ, मुझे रोक देना जब मैं बोलने लगता हूँ। When did you start getting ready for प्रिपरेशन फॉर योर रिटायरमेंट। जी देखो दोस्तों, जीवन में 2 चीज सर्टेनिटी है, एक डेथ और एक रिटायरमेंट। हम कहते हैं जिसने यूनिफॉर्म पहनी है वो एक दिन रिटायर जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ये दोनों चीजें सर्टेन हैं तो फिर हम उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते? या हम कितनी भी तैयारी कर लें, व्हेन इट हिट्स यू यू टेकन अबैक। ऐसे ही रिटायरमेंट का होता है, हम कितनी भी तैयारी कर लें फिर भी जब वो आता है तो हमें एक झटका लगता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जोर का झटका धीरे से लगे। तो इसकी प्रिपरेशन में 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा जो हमें करनी चाहिए। मैंने कैसे करी मैं भी आपको बताऊंगा। फर्स्टली, इंप्रूव योर कॉम्पिटेंस। चाहे आप एजुकेशन, चाहे आप डिग्री लें, पढ़ाई करें, कोई स्किल अर्जित करें, कोई काम सीखें, कोई इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर की एक्सपर्टीज सीखें। इंप्रूव योर कॉम्पिटेंस इन द फर्स्ट इनिंग्स सो दैट यू आर बेटर प्लेस्ड फॉर द सेकंड वन। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। जो मेरे एक फ्रेंड भी अभी कह रहे थे कि पैसा ही है, काफी हमारे जहन में पैसा बहुत हावी रहता है। सो आई वुड से फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड माय कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज दैट यू शुड बी एबल टू हैव कैरी होम इनकम इक्वलेंट टू योर फर्स्ट इनिंग्स।
if not more. अगर आप सर्विस में रहते हुए 2 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको कम से कम 2 लाख का जुगाड़ होना चाहिए. That is in my concept financial freedom. You should have your own house, you should have a car, and basic amenities. That is, I would say, financial freedom. And thirdly is psychological preparation. 3, as I mentioned, firstly, improve competence, secondly, financial freedom, and thirdly, psychological preparation. बिकॉज जब हम सीनियर पोजीशन से रिटायर होते हैं तो एक दिन सडनली आपको बोल दिया जाता है कल से ऑफिस नहीं जाना, कोई काम नहीं है. जो आप इतनी हेक्टिक लाइफ जीते हुए चले आ रहे थे, वो सडनली ये हो जाता है, यू हैव नो वेयर टू गो. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इनटू द सेकंड इनिंग्स, वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन द सोसाइटी which sees you differently after retirement. You have to prepare for that psychologically. You have to bridge that gap earlier the better, so that when you retire, the slipping, the transition into the second phase is much more better. If you ask me how I prepared, you know, I had joined service after 3 years of my service. I gave exam for my MA. So everybody asked me, generally फौज में आके लोग अपनी soldiering करते हैं, they don't study or don't get into education. So everybody asked me, why are you bloody youngster, come here, why you want to do MA? I said, sir, I want to study, nothing wrong in it. मैं अपनी छुट्टी पे दौरान प्राइवेट जाके, प्राइवेट होता था उस टाइम पे, एग्जाम दूंगा, एंड आई माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि गिव मी लीव व्हेन आई वांट टू गिव द एग्जाम. सो दे सेड ओके, एंड thereafter I have done 7 postgraduate degrees while in service. It didn't help me during service at all, but I felt very happy that I am well prepared for the second innings. While I was retiring, even 1 month before the retirement, I got a call from founder of MIT University, Dr. Ashok Chauhan, कि साहब, जन साहब, आपका नाम बहुत सुना है, आप कब रिटायर हो रहे हैं, प्लीज कम एंड हैव अ कप ऑफ टी whenever you come to Delhi. So immediately after retirement, they picked me up. That was because they had heard about me, my competence, my professionalism, and my educational qualifications. Secondly, financial freedom. God willing, I have equivalence of what I was earning in service today, so I am very comfortable. And psychologically, I have adjusted well, because the position and the rank never went to my head. Thank you, Pranjal. Sir, thank you very much for the reply. You covered the points so deeply, so accurately. And you mentioned that dialogue from film Anand of Rajesh Khanna. He was suffering from leukocytoma of intestines. I still remember the name of that disease. And he had a short life, but he had a badi zindagi thi, lambi nahi thi. Lambi nahi. And you have also beaten disease. You know, you are a survivor, you are a warrior, you are a winner in life. इतना आसान नहीं था वो फेज जो आपने जीत हासिल की उस बीमारी from cancer 3 times. वो कहानी फिर कभी. बहुत बड़ी जीत. तो जब हम रिटायरमेंट की तैयारी की बात कर रहे होते हैं, तो किस फील्ड में हमको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है? अभी आपने बताया कि आपने फौज की नौकरी ज्वाइन की, 3 साल बाद ही आपने एमए कर लिया, राइट? आमतौर पे फौजी में ऐसा नहीं करते हैं. एंड इन जनरल लोगों को क्या करना चाहिए रिटायरमेंट की तैयारी के लिए? थोड़ा सा अगर कोई फाइनर पर्सपेक्टिव अगर आप देना चाहें. वैसे तो आपने जो पहला जवाब दिया उसमें यू हैव कवर्ड दिस पॉइंट, बट इन एडिशन टू दैट आप कुछ और ऐड करना चाहें, क्योंकि आपने एक एजुकेशन वाला पॉइंट रखा, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाला पॉइंट रखा, दोनों बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है. इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहें? तीसरा पॉइंट रखा था साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन. जी जी जी. देखिए, जब आप सर्विस में हैं, आप एक ओहदे पर हैं, आप एक रैंक पर हैं, आप you command respect. After your retirement, you have to earn respect in the society, in the surroundings which you are. You have to find your own space. You know, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ साइकोलॉजिकल उसका. हमारी कॉलोनी में आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते थे. एक सज्जन थे जो कहीं बड़े डीजीपी से, बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए. वो हमेशा क्रिप मारते थे, हमेशा बोलते थे क्या है यहाँ, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है. मैं जब वहां पे था तो ऐसे करता था, मेरे सामने तो 20 आदमियों की गार्ड खड़ी रहती थी. मैं जब निकलता था रोड सड़कें छोड़ देते थे. एक दूसरे सज्जन थे, वो कहीं सीईओ थे, वो कहते मैंने तो प्रोडक्शन को 50 गुना बढ़ा दिया, मेरी कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया मेरे रहते हुए. मैं क्या है, यहाँ तो मेरी कोई टैलेंट ही नहीं, कदर ही नहीं है, लोग समझते नहीं है, मैं तो इसको ऐसे कर दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं. तो वो किसी और दूसरे बुजुर्ग से बात कर रहे थे. तो ही सेड,
सर एक चीज याद रखिए, हम सब फ्यूज्ड बल्ब हैं। कौन 3 वाट का था, कौन 5 का था, कौन 100 वाट का था, कौन कितनी रोशनी देता था, कम देता था, ज्यादा देता था, सब अभी फ्यूज होके एक ही डब्बे में रखे हुए हैं। सो इसको भूल जाओ ना कि आप फर्स्ट इनिंग्स में क्या थे। वो आपका पोटेंशियल था, वो आपका पास्ट था, लेकिन अगर उससे सबक लेके, उससे तैयारी करके आप आज का जीवन अपना बेहतर बना सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं, एज ए फ्यूज बल्ब भी कहीं डेकोरेशन के भी काम आ सकते हैं, तो अपने आप को सफल समझिए। सो दैट ट्रांजिशन ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टू फाइंडिंग योर ओन स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you retired from a very senior position in the Indian Army. Major General के पद से आप सेवानिवृत्त हुए. But there are people, not everybody has a government job. लोगों के अपने व्यापार हैं, काम धंधे हैं. लोग ऐसी कंपनियों में नौकरी कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको पेंशन का भी कोई बंदोबस्त नहीं होता है. तो उनको अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए कि क्या करें कि वो रिटायरमेंट के बाद भी वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें. कैसे आपका तो you are well taken care of, right? But it's not the case with everybody. So what do you advise them? देखिए प्रांजल, अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था, हम जीवन को अपने 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आपने 20 साल एक प्रिपरेशन की, अपने जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई करी, कुछ सीखा, कुछ बिजनेस सीखा, जो भी किया स्टैब्लिश किया। अगले 40 साल आपने एक जॉब किया। मैं लकी था कि मैंने एक ही जॉब किया, कुछ लोग 2 जॉब भी करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस भी चलाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 60 years इज एज वेयर योर बॉडी स्टार्ट्स slowing down. We must respect the nature. It's a nature's call. You can't say मैं ही मैं हूँ. Yes, people at 99 years are also running marathon. They are exceptions. But by and large, by about 60 years, your body physically starts slowing down. Your metabolism starts reducing. Your mind also becomes a little forgetful. So you must respect that. And I would say, if you are in your own business or you are in civil, either way, you should plan your hierarchy. If you are in industry, if you are your own business, आप प्लान करिए कि अपने बच्चों को तैयार करिए, अपने ब्रदर्स को तैयार करिए टू टेक ओवर फ्रॉम यू फ्रॉम से 55 onwards or 50 onwards, and have a very clear picture that by 60 I should be transiting into a second phase of life where what Mukesh had said, I should have 1/3 of work and 2/3 of other things we'll talk what to do in that time, but less of responsibility and more of guidance, more of guardianship, more of mentorship. And similarly for the pension or financial freedom, while you are in service, I would say save about 30% of what you are earning. जितना भी आप कमाते हैं उसका 30% आप सेविंग्स में डालिए। पेंशन नहीं है तो एनपीएस लीजिए आजकल तो, और नहीं तो ऐसे चीज इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करिए जो कि आपको से अबाउट 60 इयर्स की एज के बाद आपको एक मंथली बंधी हुई इनकम देना शुरू करें, सो दैट केटर्स फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं सेकंड इनिंग्स में, ये आपको फर्स्ट इनिंग्स में ही डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप डिसाइड कर लें कि मैं सेकंड इनिंग्स में क्या करना चाहता हूँ, और उसके प्रति काम करना शुरू करिए, उसके प्रति सोचना शुरू करिए। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उसके बेंट ऑफ माइंड बनाइए। A person becomes what he wants to be, what he is living through. You start living what you want to be. अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, आप मेरी तरह स्पीकर बनना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं जीवन में, उसकी तैयारी फर्स्ट इनिंग्स में ही शुरू करिए। तो ये सोचना तो आपको बहुत पहले शुरू कर देना पड़ेगा, बट आई वुड से 60 years is the age for transition. Yes, very rightly Bhaskar had said, not retiring from life, retire from service or retire from job. I met one of my old friends. मैं गांव गया तो मेरे गांव के बचपन के एक फ्रेंड थे, वो बैंक में मिले, तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोलता मैं रिटायर हो गया। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? बोलते बस कुछ नहीं कर रहे यार, बहुत कर लिया, 40 साल नौकरी कर लिया, और क्या चाहिए। तो हम जीवन से कभी रिटायर नहीं होते, सर्विस से रिटायर होते हैं, जॉब से रिटायर होते हैं, एक ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम एक लाइफ से दूसरे टाइप की लाइफ, फर्स्ट इनिंग्स से सेकंड इनिंग्स में फिर आते हैं।
लेकिन जब तक ये जहाँ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, जैसे सुरभि ने बताया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, पैशंस रहेंगे, और हमें इस जीवन को जीना है, जीवन से रिटायर नहीं होना। दैट्स इट। Great, very well explained, very well explained. And it's so many things are eye-opening, especially for youngsters who can plan right now. जो लोग भी सुन रहे हैं वो अभी से सोच सकते हैं इस दिशा में कि पैसा कैसे बचाना है, सेवानिवृत्ति के बाद किस तरह से ये हमारे काम आ सकता है। आजकल कई लोगों में देखा गया कि 35 से 50 की उम्र में भी वो रिटायरमेंट का मानस बना लेते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लोग नौकरी से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई बार दे आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम देयर जॉब्स एंड थिंक ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। तो और कई बार प्रोफेशंस भी ऐसे होते हैं, दे कैन नॉट पुल ऑन विद इट ऑल देयर लाइव्स बिकॉज़ जॉब्स आर सो डिमांडिंग एंड एग्जॉस्टिव। एंड so what should they do? How is your retirement different from their retirement, and how should they plan it? Because if they retire at around say 35 to 50, the period when they were actually in job is very small, so the savings would also be small, and you completed your tenure and it was super attunement in your time. So how would it be different in their case, and what do you suggest for them? देखो प्रांजल, जैसे मैंने पहले बताया था, आप जो 25 या 20 से लेके 50-60 तक का जो पीरियड है वो मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड है आपका। तो आप उस पीरियड में अगर आप कहें कि मैं 10 ही साल नौकरी करूंगा और उसके बाद 40 साल बैठ के खाऊंगा, तो फिर आप अकॉर्डिंगली आपको अपने एम्बिशंस, अपनी डिजायर्स, अपनी लग्जरीज को टेलर करना पड़ेगा। या फिर आप 10 साल में इतनी उन्नति कर लें कि आप 40 साल बैठ के खा सकें। वो बैठ के खाने वाली बात नहीं है, वो आपको एक चेंज करना है। इनिंग्स तो वो भी है, सेकंड इनिंग्स तो वो भी है। सो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला 60 इयर्स, आपको 20-25 से 60 इयर्स तक से अबाउट 35 to 40 इयर्स प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। यानी काम जो एक कैरियर हो सकता है, 2 जॉब हो सकती हैं, 3 जॉब हो सकती हैं। आजकल तो लोग 2-2, 3-3 साल में जॉब छोड़ते हैं, 10 जॉब हो सकती है। बट यू शुड लीड एन एक्टिव लाइफ of work which gives you rewards, not a retired life. The retired life, to my mind, starts beyond 50. I would say 50, 55, 60. When your age starts catching up, when you start not able to cope up with the rigors of the job. And that is the time, as I mentioned, you change focus, you change into second innings, you transit into a little different life, live a different life, not retire from life. तो वो तो प्लान करना पड़ेगा। Yes. Okay. When someone retires from a senior position, जी, पहले बोलते थे नौकरी के लिए तो सोशल डेथ है। This was a very harsh term used for retirement. क्योंकि नौकरी से, जब नौकरी के दौरान व्यक्ति होता है, especially if you are at a big position, इतने नौकर चाकर, आप भी जहां से जाते होंगे लोग सल्यूट करते होंगे, साहब आ गए, people would be like this, आपको इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, तमाम आपके लिए बंदोबस्त होते हैं, you are respected, and all of a sudden a day comes when all of it is taken away from your life forever. सब कुछ आपके जीवन से एक क्षण आता है जिसमें ये सब ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, और ये एक बहुत ही मुश्किल होता है कई लोगों के लिए इसमें सामंजस्य बिठा पाना। इट इज डिक्लाइन इन सेल्फ वर्थ, तो एंड एक साइकोलॉजिकल भी एक फैक्टर्स होते हैं। अचानक से इतने बड़ा फर्क आ जाए जिंदगी में, उसको हैंडल कर पाना, उसको मैनेज कर पाना हर एक के बूते की बात नहीं है। तो आपने कैसे अपने आप को ढाल लिया अचानक से एक नई परिस्थिति में? क्योंकि मैंने आप जब रिटायर हुए उसके बाद यू जॉइंड अ यूनिवर्सिटी एज अ डीन, इट वाज अ ह्यूज शिफ्ट, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट अस टू बी लाइक, हाउ शुड आवर चेंज इन फोकस बी? देखिए, आपने फर्स्ट इनिंग्स कैसे, जो आपका फर्स्ट जॉब था वो आपने कैसे सेलेक्ट किया? आपके ऊपर प्रेशर था, आपको जीवन में कुछ करना है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर था, आपके टीचर्स का प्रेशर था, आपका पीयर ग्रुप का प्रेशर था। आप जॉब कैसे सेलेक्ट करते हैं? या तो माँ बाप के सपने होते हैं, या साथी बोलते हैं चलो यार वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं हो जाएगा, या यू फील यार फौज की नौकरी बहुत अच्छी है, मेरा दिल है, आई वांट टू लिव ए एडवेंचरस लाइफ, आई वांट टू बी ए फाइटर। जो भी वो आपका पैशन था, आपने एक जॉब ले ली हाथ में जो वेरियस सर्कमस्टेंसेस की वजह से होगी, यू वांटेड टू मेक इट बिग, यू ट्राइड योर बेस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है
कि मैं फॉर्चुनेट था कि जो मेरा जॉब था, वो मेरा पैशन था, वो मेरा जॉब कर। ये आई की गई का एक प्रिंसिपल है, आपने भी पढ़ा होगा, एंड जो वर्ल्ड आदि गुरुदास उन्होंने भी शायद बताया होगा। जब हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है तो हम उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हम अच्छा करते हैं। लेकिन हर आदमी लकी नहीं होता कि वो अपने पैशन को प्रोफेशन बना पाए। तो वो उस प्रोफेशन में रहते हुए खुश नहीं रहते, रोज क्रिप मारते हैं, रोज रोते रहते हैं, अरे यार कहाँ फंस गए यार, मेरा तो बॉस ही बहुत घटिया है, मेरा जॉब तो साला ये ना जो फाइनेंस का काम है बहुत बेकार है, मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे तो आर्टिस्ट बनना था। या कोई कहता है मैं तो जबरदस्ती इंजीनियर बन गया, 3 इडियट्स की तरह, मुझे तो फोटोग्राफी करनी थी। लेकिन जॉब प्रेशर इतना ज्यादा है हमारे देश में, बेरोजगार इतना ज्यादा है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते, और एक काफी समय तक हम उसमें बिना पैशन के उसको मन मार के उस काम को करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपने कर लिया जो आपने अपना पैशन नहीं था, आपने कर लिया जो आपके माँ बाप ने बोला, आपने वो काम कर लिया जो आपको जॉब सबसे पहले मिला। अब समय है जब आप फाइनेंशियली ठीक ठाक हो गए हैं, साउंड हो गए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं, आपने अपने लिए एक नाम कमा लिया है, अभी वो काम करिए ना जो आप जीवन में करना चाहते थे। Live the life that you wanted to be. You always wanted to be a photographer. Now is the time you got financial freedom. Pick up your photograph, travel, go to places where you can photograph. कैमरे में कैद करिए अपने सपनों को, अपनी यादगार को। या you wanted to do social service, like Anna Hazare, Baba Amte, Mother Teresa. They found a purpose of life in saving the nature or saving. Anna Hazare was also in the Indian Army. जी, he was NCO. मैं वो कह रहा हूँ, उन लोगों ने अपने जीवन के पर्पस को पहचाना, और जो उनका पैशन था, जो उन्हें खुशी देता है। पहला जॉब शायद उन्हें खुशी नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने उस काम को लिया जो उन्हें खुशी देता है, जो उनका पैशन है, और उसको उन्होंने अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। फिर उसमें से आपको कभी रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको तो आप मरते दम तक जिएंगे। मदर टेरेसा मरते दम तक सेवा करती रही, ऑर्फन्स की, बच्चों की, बुजुर्गों की, ओल्ड एज पीपल की। इसी तरह जो नेचर के क्लोज होते हैं, जो नेचर को बचाने की कोशिश करते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं नेचर को बचाने के लिए। लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, कोई डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद करने के लिए, कोई जीवन निकाल देते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि वो उनका पैशन है। They live it every day, so they are not doing a job that requires a retirement. They do that till the God takes them away. So second innings में अगर आप पहले जॉब में अपने पैशन को नहीं जी पाए हैं, तो ऐसा जॉब लीजिए, ऐसा काम लीजिए, चाहे जॉब नहीं कहूंगा मैं, ऐसा काम, ऐसा वोकेशन लीजिए जो आपको आपका पैशन हो, जिससे कि आप रिटायर होने की उसमें से सोचे ही नहीं, उसी में जिए और उसी में से ईश्वर के पास चले जाए, तो बहुत ही अच्छा है जी। मेरे एक मित्र हैं जो एक आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, तो वो पढ़ाते भी, ही वाज एन आर्ट टीचर। तो रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले उनकी जिंदगी में, रिटायरमेंट के बाद लाइफ और बेटर हो गई, बिकॉज ही इज कंप्लीटली इनटू इट एंड नाउ ही इज नॉट डूइंग अ जॉब। बहुत से लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, जो रिलीजियस माइंडेड है, दे हैव मोर टाइम फॉर देयर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। There are people who love music, they have more time for music. But there are people, good number of them, who are not in particular interested or not very passionate, who don't even have a passion. जैसे कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है, कोई बहुत किसी चीज को लेके उसके कोई बहुत ऐसा शौक नहीं है, या किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उसका इंक्लिनेशन नहीं है। जैसे आपने बताया, फोटोग्राफी का एग्जाम्पल दिया, किसी को लिखने का शौक है, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट हीलिंग में भी, रेकी में। तो मेरे पास तो बहुत से विकल्प हैं, पर हर एक के पास नहीं होते। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है, जो लोगों के पास, मान लीजिए, क्या वो कुछ डेवलप करें रिटायरमेंट के बाद, या क्या करें वो लोग? नहीं, देखिए, ये जो पैशन इन लाइफ है, पैशन क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसमें आप अपनी सुध बुध भूल जाए, वही पैशन है। तो आप कोई ऐसा काम, अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करिए लाइफ में। देखिए, एक सारांश फिल्म आई थी, आई डोंट नो पिछले लोगों ने देखी होगी, आपने याद है कि नहीं, अनुपम खेर की। अनुपम खेर। और वो बहुत मायूस हो गए जीवन में, एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई फॉरेन कंट्री में, और उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं बचा, कोई नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू।
मंडेन लाइफ, सवेरे उठे, रात को सो गए, दुखी, एक ही बेटा था वो भी चला गया। तो वो बड़े हताश थे, सुसाइड करने की कोशिश करी, उनकी वाइफ ने भी सुसाइड करने की कोशिश करी। फिर उनके घर में एक पेइंग गेस्ट एक लड़की आ जाती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े नेताजी और उनके बेटे की गलती से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उसके पीछे पड़े हुए हैं उसको मारने के लिए। तो देन ही गेट्स अप एंड ही फाइट्स फॉर दैट गर्ल एंड ही सेज मुझे अपने जीवन का सारांश मिल गया, पर्पस मिल गया। सो लुक फॉर ए पर्पस इन लाइफ। जरूरी नहीं है कि पर्पस आपको पहले दिन से ही पता हो, जरूरी नहीं है कि पर्पस आपको फर्स्ट इनिंग्स में ही पता हो। जैसे आप कह रहे हो लोग सेकंड इनिंग्स में आ जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, कहीं कोई चीज उनको क्लिक कर जाए, वो जीवन उसके लिए जिए जो अब तक तो माँ बाप के लिए जिए थे, फिर बच्चों के लिए जिए, अब अपने लिए तो जियो। आप क्या चाहते हो जीवन में? अपने जीवन का कोई पर्पस ढूंढिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, और उस पर्पस को जो करने से आपको खुशी मिलेगी वही आपकी सेकंड इनिंग्स का उद्देश्य हो। Right. Very well said. Even if you lose all that job gave you, जैसे आपके केस में इतना सम्मान मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, सुविधाएं मिलना, अगर चला भी जाए तो you are so engaged in other meaningful activities that you don't feel the need for them anymore. You don't miss those things anymore, and you are very well. You adapted yourself in the new scenario beautifully, is it not? So that gives you more happiness compared to what materialistic things gave you earlier. जैसे आप तो स्पिरिचुअल आदमी हैं, आप कह रहे हो आप स्पिरिचुअलिज्म है, तो आपको जो हैप्पीनेस वो स्पिरिचुअल काम करने में, चाहे आप पूरे दिन भगवान की शरण में जाके वहां पे लोगों को मंदिर में खाना खिलाते हैं, चाहे आप गुरुद्वारे में जाके जूते पॉलिश करते हैं, उससे आपको बड़ी आंतरिक शांति मिलती है। एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है और वो आपको बहुत खुशी देता है। अल्टीमेटली व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हैप्पीनेस, जो आपको मेटीरियलिस्टिक चीजें नहीं दे पाई। यही हमारे सेकंड इनिंग का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं वो काम करूं जो मुझे खुशी दे, मुझे शांति दे, और मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो खुशी से जाऊं, शांति से जाऊं, और मेरे जाने के बाद शायद कुछ ऐसा हो लोग मुझे याद करें मेरे कामों के द्वारा। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तल्लीनता के साथ जिस कार्य को करता है उसमें करता रहे। मैंने देखा है बहुत से रिटायर्ड लोगों को, उनको गार्डनिंग का शौक होता है, पौधे उगाने का शौक होता है, किसी बच्चों को जाके स्लम्स में वो पढ़ा रहे होते हैं। तो एक समाज के आप कितना बड़ा संदेश भी दे रहे होते हैं, समाज के लिए आपका जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, वो आर्मी में ऑफिसर थे, उनके फादर बड़े सीनियर रैंक से रिटायर हुए आईपीएस ऑफिसर थे, डीजीपी पुलिस से। उस टाइम पे डीजीपी नहीं होते थे, आईजी होते थे, तो आईजी मतलब ये द सीनियर मोस्ट पर्सन। आफ्टर रिटायरमेंट उनको लगा कि मेरे जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो पहले जमाने में स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ होती थी, लोग पानी पिलाते थे, बिस्लरी की बोतल नहीं खरीदते थे। तो वो दिन में 3-4 घंटे वहां रेलवे स्टेशन पे जाते थे, उनके घर के पास में था, वो पानी पिलाते थे, वहां जाके प्याऊ पे बैठ के लोगों को पानी पिलाते थे। इससे ज्यादा और परोपकार का कोई काम नहीं हो सकता। वो ऐसे गंगा सागर से पानी पिलाते ना। आपने एक किस्सा सुना होगा, एक बंदा था जो रिटायर हो गया एम्स हॉस्पिटल में। उसने देखा कि हॉस्पिटल में नौकरी करता था कि यार यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, किसी को पता नहीं यार कहाँ पे टेस्ट होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से दवाइयाँ मिलेंगी, कहाँ क्या होगा। तो उन्होंने एक पट्टा बनवाया अपना, उनके पास कोई जगह नहीं थी, मे आई हेल्प यू या आई विल हेल्प यू। और वो एम्स के गेट पे खड़े रहते थे कि मेरे से पूछो जो सवाल पूछने, मैं आपकी मदद करूंगा, बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के। उन लोगों को मदद करते थे, भाई दवाई वहां से मिलेगी, फॉर्म वहां से भरवा लो, आई में जाना है तो फलाने डॉक्टर को दिखा लो, ये आपकी हेल्प करेंगे, ये दवाई की दुकान अच्छी है। जो भी किसी भी की कोई क्वेरी होती थी, सवेरे से आते थे शाम तक, 10 साल तक वो दिन रात ये काम करते रहे। फिर एम्स वालों ने उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया और उनको एक टेबल कुर्सी दे दी कि आप दिन भर खड़े रहते हो गर्मी पानी में, आप यहाँ बैठो आराम से और यहाँ जो लोग आएंगे उनको गाइड करो। तो उन्हें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए था उससे, कोई उनको पेंशन अच्छी मिलती थी, वो उस काम के बड़े खुश थे। मेरे एक मित्र हैं, मेरे मतलब जान पहचान के हैं, मेरे मित्र के ग्रैंडफादर हैं, ही इज 88 years old।
उनको होम्योपैथी का शौक था, बड़े सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर से रिटायर हुए, अभी वो होम्योपैथी की दवाइयाँ देते हैं 5-4 घंटे दिन में, एंड अपने पेंशन से खरीदते हैं। इसे साहब मुझे 60,000 रुपये पेंशन मिलती है, उसमें से बच्चे क्या आप तो पोते भी कमा रहे हैं, किसी को मेरी पेंशन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें से 10,000 रुपये की दवाई खरीदता हूँ। और जो लोग इस बहाने मेरे से मिलने तो आते हैं, जो साइकोलॉजिकल मैं कह रहा था कि लोग आपको भूल जाते हैं, तो वो रेलेवेंट रही है सोसाइटी के लिए। कहते मुझे दवाई लेने के लिए कम से कम लोग मेरे पास आते हैं, 4 बातें करते हैं, अच्छी बातें मैं उनसे सीखता हूँ, वो मेरे से सीखते हैं, किसी गरीब का भला हो जाता है। मेरा क्या 10,000 रुपये की दवाइयाँ ला के डालता हूँ महीने में, उससे ज्यादा महंगी दवाई लेनी होती है तो मैं लिख के दे देता हूँ, भैया आप बाजार से खरीदो। तो हमें इस तरह का कोई पर्पस ढूंढना है जीवन में, जिससे कि हम समाज की, मानवता की, नेचर की कुछ न कुछ सेवा कर सकें और वो हमें खुशी दे। यही बात है, हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो सेवा से आत्मबल भी मिलता है और आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, और उसको कोई भी भौतिक सुख उसकी तुलना नहीं कही जा सकती, और कोई भी भौतिक सुख हमें वो प्रदान नहीं कर सकता, जैसे कि अभी आपने कहा। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क योर फाइनल क्वेश्चन, टिप्स फॉर अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। या मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। माँ बाप आधे रास्ते तक आपके साथ चलते हैं, बच्चे आधे रास्ते के बाद से शुरू होते हैं, फिर आपके साथ चलते हैं, नहीं चलते हैं पता नहीं। एक आपकी पत्नी है या स्पाउस है जो आपके साथ जीवन में सबसे ज्यादा चलता है। उसने पिछले 40 साल आपसे एडजस्ट किया, शादी होने के बाद से लेके जब तक आप 60 साल में रिटायर हुए। आज मुझे जल्दी सवेरे जल्दी उठना है, मुझे बाहर जाना है, सवेरे 5 बजे चाय बना के दी। फिर आपने कहा आज मैं रात को देर तक काम करूंगा, कॉफी पिला देना, कॉफी पिला दी। आप बोला आज लंच के लिए लेट आऊंगा, उसने 3 बजे तक वेट किया। फिर आपने बोला तुम्हें जन्मदिन पे 100 रुपए की चीज देना चाहता हूँ क्योंकि उससे ज्यादा आपके पास नहीं थे। उसको पता था कि बेटे की फीस भी देनी है, उसने बोला नहीं मेरे को बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए, बच्चे की फीस दे देना। आज आप उसकी तरह जी के देखिए ना, एक दिन संडे को आप भी उसे चाय पिला के देखिए, एक दिन का आप उसको भी ऑफ दे दीजिए, चलो करवा चौथ वाले दिन मैं तेरे को खाना बना के खिलाऊंगा, या बाजार से मंगा के आप बोलिए चल एक ऑफ देता हूँ। उसकी इच्छा थी जीवन में मुझे बद्रीनाथ जाना है, पूरी नहीं कर पाए क्योंकि जीवन में ना टाइम मिला ना पैसे मिले। अभी तो आप लेके जाइए ना, चलो उसको बद्रीनाथ जाना है या माउंट आबू जाना है या गोवा जाना है, डजेंट मैटर। अभी तो एक डायमंड रिंग खरीद के दीजिए ना, जो कहते हैं हीरे पहनने वाले की उम्र नहीं जानता, डायमंड डजंट नो द एज द पर्सन हु इज वेयरिंग, जो अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था ना। इस उम्र में दे दीजिए, कोई बात नहीं, एक लम्हा, एक कुछ साल उनके लिए जिए जो उसने 40 साल अपने आप को आपके जीवन के हिसाब से एडजस्ट किया है। उसने अपना कैरियर नहीं देखा क्योंकि आपका कैरियर बनाने में मदद की थी। अब उसका कोई कैरियर नहीं है, लेकिन उसका जो जीवन है उसमें अगर आप उसको चंद पल खुशी के बांट सकें तो मेरी सलाह है कि उधर आप हैप्पीनेस सीख करिए। सेकेंडली, एज आई मेंशन, लिव योर पैशन। थर्ड, आई वुड से गो क्रेजी। नहीं, पहले पूरी जिंदगी चिंता करते रहे लोग क्या कहेंगे, अरे छोड़ो यार, अब तो 60 साल से ऊपर हो गए, कहने दो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो पुट ऑन ए वाइल्ड प्रिंट शर्ट, गो क्रेजी, जाके ठेल पे खड़े होके चाय पीजिए। मैं एज ए मेजर जनरल शायद ठेल पे खड़े होके पानी पटाके नहीं खा सकता था, लेकिन आज जा सकता हूँ। आज सिटी बस में ट्रेवल करता हूँ, आज कहीं भी जाके पिक्चर देख के आता हूँ, कहीं गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। सब कुछ करिए जो आपको क्रेजी, बी क्रेजी, यू नो, एंड टेक एवरी बर्थडे एज ए बोनस। मैं तो प्रांजल जी 3 बार का कैंसर सर्वाइवर हूँ, जो मेरी अभी जीवन बचा है वो एक बोनस है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो हर एक बर्थडे को मैं ऐसे सेलिब्रेट करता हूँ कि ये तो बोनस है यार, 1 साल और निकाल दिया, वाओ ग्रेट, लेट्स एंजॉय इट, कल हो ना हो। बहुत अच्छा लगा। फिल्में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एंड नेक्स्ट, दिस इज द फ्रीडम, द हार्ड एंड फ्रीडम विच यू ऑलवेज वांटेड। कोई टाइम की सीमा नहीं है, कोई मनी की सीमा नहीं है। एक ऐड आता था ना, आपने देखा होगा कि वो कहता है अपनी वाइफ को, चल वो राजू के चाचा के भतीजे की शादी है, कलकत्ता चलते हैं।
जब पैसे और टाइम होता है तो आइडियाज आते हैं। सो वो आइडियाज को अभी निकालिए ना, जहां जाना चाहते थे जाइए, जो करना चाहते थे करिए। सवेरे नहीं उठना है जल्दी मत उठिए, आज पूरे दिन सोना है सोइए, आज जाके मंदिर जाना है चले जाइए, आज कुर्ते पजामे में ही बाजार जाना है चले जाइए। मैं जब सर्विस में था नहीं जा सकता था, कोई मिल जाता कि अरे साहब ऐसे प्रॉपरली ड्रेस नहीं थे जनरल साहब तो, लेकिन आज चले जाता हूँ क्योंकि आई डू एंड आई हैव अर्न्ड दिस, आई हैव अर्न्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे 2 ही रोटी खाता हूँ। आई हैव ऑल द टाइम, सो आई विल डू थिंग्स विच आई कुड नॉट डू इन माई लाइफ और विच आई वॉन्टेड टू डू। आज मैं वो करता हूँ, अपने गाँव जाता हूँ, खेत की मेड़ पे बैठता हूँ, उन पुराने लम्हों को याद करता हूँ जब मैं गाँव में रहता था, उन दोस्तों को मिलता हूँ जिनसे पिछले शायद 40 साल से नहीं मिला। ऐसा कुछ करिए। And just 2 more points at the cost of your time. Invest in relationship and friendship. कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, इस सेशन में भी मेरे कई फ्रेंड्स सुन रहे हैं मुझे, उसमें इन्वेस्ट करिए। फ्रेंडशिप जो है एक पौधे की तरह है, उसमें आप रोज फ्रेंडशिप का, दोस्ती का पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन एक दिन आप गलती से कोई केमिकल डाल गए उसमें, जो हमारी कड़वी जबान से, हमारी गलत एक्शन से वो केमिकल डाल दिया, वो पौधा मर जाता है, कुमला जाता है, फिर आप उसमें कितना भी खाद पानी डालते रहिए फिर नहीं पनपेगा। तो ये जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ हो, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, चाहे आपके पड़ोसियों के साथ हो, ये बहुत काम की चीज है। इसमें कभी गलत केमिकल मत डालिए अपने गलत हरकतों से, इसको पनपने दीजिए। जब ये पौधा पनपेगा, आपके लास्ट तक ये फ्रेंडशिप भी, आपकी ये रिलेशनशिप भी काम देगी। प्लीज इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप एंड आई वुड से बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओल्ड एज। जब तक आप दोनों साथ में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहिए, बच्चों के साथ मत रहिए, अकेले रहिए, अपना इंतजाम करिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बोथ ऑफ यू लिव टुगेदर एंड लिव हैप्पीली, अनलेस यू मेडिकली फोर्स्ड टू मूव इन टू विद योर चिल्ड्रन। और जब दोनों में से एक जना रह जाता है, प्लीज बुक योर सीट इन टू द ओल्ड एज होम, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, though they will care for you, but it is your duty to plan for that day when you will be alone, when you will not be medically fit, you will not be able to look after yourself, your spouse would have left you. Please check into the old age home and recede into oblivion from there and turn towards spirituality as a last point, so that the transition, the third transition, मैंने अभी बताया था first innings to second innings, now second innings going to God, that transition, because when death hits you like retirement, it again comes with it hits you, it strikes you when it is staring at you. So be prepared, and that preparedness to transit to heaven comes from spirituality. So start devoting time towards spirituality. When you realize the mortality of this world, when you leave the attachments, थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं spirituality से, so then that transition of leaving this world be much more easier. That's it. And It was, should I conclude now or any more questions? I don't have any more questions, but I am sure Ask our me. Heavy Say members are eager with their questions. They have a lot to share, they have a lot to ask, and it's going to be phenomenal. So here With that, second innings is yours. You have earned it. Enjoy it great, the way you want. right. So this is the final message from Major General, sir. Yeah. Second innings is yours. Enjoy yourself. Be crazy.